नमस्ते, मैं डॉक्टर पूजा सिसोदिया, पैसिफिक स्कूल ऑफ लॉ, पैसिफिक यूनिवर्सिटी की ओर से सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के हमारे पैनल डिस्कशन का विषय है उपभोक्ता संरक्षण, चुनौतियाँ और उपचार। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं उपभोक्ता है। वो कुछ भी सामान खरीदता है, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग करें या बाजार से कोई वस्तु खरीदे या बैंकिंग सेवाएं ले या फिर हॉस्पिटल जाए, वो हर तरह से कहीं ना कहीं कंज्यूमर है। इसीलिए आज हमारे बीच में उपस्थित है विभिन्न क्षेत्रों से विधि के विशेषज्ञ उपस्थित हैं जो हमें इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। डॉक्टर मंजू मैम, एसोसिएट प्रोफेसर पैसिफिक स्कूल ऑफ लॉ उदयपुर, डॉक्टर भानुप्रिया मैम, एडवोकेट राजस्थान हाई कोर्ट, एंड निशित गोखरू सर, फॉर्मर एसोसिएट एट ENY। अब हम हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं मंजू मैम से पूछना चाहूँगी, मैम कंज्यूमर कौन है और कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं? बिल्कुल मैम। कंज्यूमर वो व्यक्ति है, वो पर्सन है जो कि मार्केट से कोई भी वस्तु या सेवाएं दोनों चीजें लेता है, या तो कोई गुड्स भी ले रहा है या सर्विस ले रहा है, दोनों इसके अंदर इंक्लूड होती है। और जो खुद के यूज करने के लिए वस्तु खरीद रहा है या सेवाएं ले रहा है, वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में आएगा। अब इसी के साथ में आजकल ऑनलाइन कंज्यूमर जो है वो भी ऐड कर दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन 2019 के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो आया है, उसके बाद में ऑनलाइन शॉपिंग करने वाला हर व्यक्ति कंज्यूमर की डेफिनेशन में आता है। फिर आपका एक सवाल और है मैम कि कंज्यूमर के कौन कौन से राइट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एक कंज्यूमर के 6 तरह के राइट्स हैं। राइट टू हियर, सुने जाने का अधिकार। हर एक व्यक्ति अगर उसे किसी भी तरह की कोई समस्या है तो इसके लिए 3 मंच बने, उपभोक्ता मंच बने हुए हैं, वहां पर वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है और उसको सुने जाने का अधिकार है। साथ ही उसको अधिकार है राइट टू चूज, चुने जाने का अधिकार। वो उचित मूल्य की कोई भी वस्तु, जिस वस्तु को वो लेना चाहता है, अगर उसे लगता है कि ये वस्तु मेरे लिए परफेक्ट है, तो वो उस वस्तु को चूज कर सकता है और उस वस्तु को परचेज कर सकता है। इसी के साथ में एक अधिकार है उसका राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, कि जो भी वस्तु वो खरीद रहा है उसके जो उस वस्तु की क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, उसकी पैकेजिंग कब हुई है, कब वो एक्सपायर हो जाएगी, ये सारी डिटेल जो है उस वस्तु के, मतलब उस चीज के ऊपर सारी डिटेल जो है वो होनी चाहिए। ये उसका एक राइट है। उसी के साथ में एक रेड्रेसल राइट भी रहता है कि अगर वो अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहता है तो वो अपनी शिकायत को आसानी से दर्ज करवा सकता है। मैम जैसा आपने बताया कि राइट टू चूज, और ये 2019 में जो एक्ट बना है तो कंज्यूमर की ये राइट्स हैं, तो 2019 से पहले कंज्यूमर के क्या राइट्स थे? क्या इससे पहले कोई एक्ट नहीं था? नहीं मैम, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ था 1986 में, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों को ध्यान में रखते हुए 2019 में इस एक्ट को रिप्लेस किया गया है 86 वाले एक्ट से। तो इसमें कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई पहले ऑनलाइन शॉपिंग जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया है, तो काफी कंज्यूमर जो है ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं। साथ ही मीडिएशन, मध्यस्थता जिसे अपन कहते हैं, तो मध्यस्थता जैसा एक कॉलम जो है वो इस एक्ट में ऐड किया गया है। इसके साथ में कुछ और भी बदलाव हुए हैं। जैसे कोई अगर चाहे व्यक्ति अपनी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाना चाहता है तो वो अपनी शिकायत जो है वो ऑनलाइन भी दर्ज करवा सकता है। अब मैं भानुप्रिया मैम से जानना चाहूँगी कि जैसे कोई कस्टमर है, उसने कोई थिंग्स कुछ खरीदा है या कोई सर्विस ली है, तो उससे अगर उससे रिलेटेड कोई कंप्लेंट करनी है तो वह कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन मैम। देखिए, अगर कस्टमर जो है वो कुछ भी सामान खरीदता है तो सबसे पहले इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, यानी कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए ही हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड, या उसके पास वो चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले है कि आप कहीं से भी कोई भी सामान खरीद रहे हैं
उसके लिए आपके पास एक पक्का बिल होना चाहिए जिसको हम GST इनवॉइस कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी कोई सामान खरीदें तो एक बार आप मेक श्योर कर लें कि वो सामान एक्सपायर्ड तो नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम फॉर एग्जांपल खरीद रहे हैं तो आप उसको देख लें कि उसकी प्रॉपर वारंटी कार्ड्स एंड जो है सेलर का सील उसके ऊपर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। चलिए, अब आप जो है घर आ जाते हैं और उसके बाद अगर आपको कुछ भी ऐसा पता चलता है कि वो इनअप्रोप्रिएट है, वो ठीक नहीं है, तो आपका सबसे पहला कर्तव्य ये बनता है कि आप जो है अपने उस सेलर के पास जाकर अपना ग्रीवियंस उसको बताएं कि ये जो चीज़ है वो ठीक नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास एक केस आया था, उसमें ऐसा था कि एक महिला ने लैपटॉप खरीदा था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो जब वो उसने ख़रीदा और उसके पास जब वो डिलीवर हुआ, उसने उसे स्टार्ट किया तो ओवर हीटिंग का कुछ इश्यू था, ओवर हीट हो रहा था लैपटॉप, और उसके बाद में 10 दिन तक उन्होंने चलाया और उसके बाद सडनली वो बंद हो गया और स्टार्ट नहीं हुआ। और उसके बाद में जब उन्होंने रिटर्न के लिए कंप्लेंट फाइल की तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने ये कहते हुए जो है इनकार कर दिया रिटर्न लेने से कि आपकी जो है रिटर्न विंडो बंद हो गई है। तो यहाँ पर हमने उनको ये एडवाइस किया कि आपने जो भी, सबसे पहले तो आपने जो प्रोडक्ट खरीदा उसका इनवॉइस आपके पास है या नहीं, तो आप उसे सुरक्षित रखें। दूसरी चीज़ है कि आपने जो कुछ भी अपनी ग्रीवियंसेस जो एड्रेस की हैं प्लेटफॉर्म को, तो उसके लिए हो सकता है आपने कोई मेल्स लिखी होंगी, तो उन मेल्स को आप सुरक्षित रखें। तो ऐसा जो है हमने उन्हें बताया और फिर हमने सामने वाली पार्टी को यानी कि जो प्लेटफॉर्म है उनको ये सूचित किया कि अगर आपकी तरफ से ही गड़बड़ हुई है और रिटर्न विंडो का बहाना लेकर आप अपना प्रोडक्ट की गारंटी जो है आपको लेनी पड़ेगी, आप उसे मना नहीं कर सकते हैं, ऐसा कह के, नहीं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। तो ऐसे करके हम लोगों ने जब उनसे बात की तो उन्होंने लैपटॉप को रिटर्न कर लिया। आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं इसमें कि अगर आप चाहें तो उस चीज़ को रिटर्न करके आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं, आप जो है प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। अच्छा, कई केसेस में जो है कंपनीज, जो सामने वाला जो रिस्पोंडेंट है, अगर वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करता यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका कोई भी रिड्रेसल नहीं दे पा रहा है, तो हमारे पास ये ऑप्शन रहता है कि फिर हम कंज्यूमर फोरम में उसकी कंप्लेंट दायर करते हैं। इसके लिए बस वही चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपके पास प्रोडक्ट का बिल होना चाहिए प्रॉपर। आप अगर वो कुछ खाद्य पदार्थ है, एडिबल आइटम है, तो आपको उसकी जो है सारे कंटेंट्स आपके पास होने चाहिए जिस बारे में भी आप कंप्लेन कर रहे हैं। और अगर आपने कुछ लिखत में शिकायत दर्ज की है तो वो लिखत में शिकायत का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो ऐसे करके मैम हम उनको रिड्रेसल प्रोवाइड करवाते हैं। अब मैं नेक्स्ट सर से जानना चाहूँगी कि आज के टाइम में ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं। कभी भी कि SMS आता है हमारे पास, टेक्स्ट मैसेज आता है, स्पेशली ये जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनके साथ बहुत होता है कि इस पर क्लिक करो आपको ये होगा। तो सर आप बताएंगे ऐसे किसी की कंसेंट के बिना और उसकी जानकारी के बिना अगर कोई अमाउंट डिडक्ट हो जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर फ्रॉड होता है तो कुछ चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, सबसे पहले फ्रॉड हुआ तो जिस भी बैंक में उनका अकाउंट है तो उस बैंक में जाकर उन्हें कंप्लेंट रेज करनी चाहिए कि उनका अकाउंट फ्रीज़ किया जाए, या बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अकाउंट फ्रीज़ कराएं। उसके बाद क्रिमिनल साइबर क्राइम में हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके कंप्लेंट रेज करें, या फिर cybercrime.government.in के पोर्टल पे जाके भी आप कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। उसके बाद नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो भी आपके सबसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन हो, वहाँ पे जाके FIR दर्ज कराए उनके साइबर सेल के थ्रू। इससे क्या होगा, RBI ने सर्कुलर के थ्रू ये बताया है कि फ्रॉड होने के अगर 3 दिन के अंतर्गत अगर आप कंप्लेंट रेज करते हैं, FIR फाइल करते हैं, तो आपको आपकी नेग्लिजेंस या लाइबिलिटी डिनाई हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है किसी केसेस। श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये बताया है कि कंज्यूमर के डिजिटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे बहुत ध्यान से रखना चाहिए। सर इनकेस अगर कस्टमर खुद अपनी OTP शेयर कर दे तो उस केस में क्या होगा? मैम, ऐसा जनरली बैंक लाइबल नहीं होता है,
क्योंकि कोर्ट्स और आरबीआई दोनों यही कहते हैं कि सीवीवी, पिन कोड और ओटीपी बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और डिटेल है। तो अगर कस्टमर खुद ये चीज़ें प्रोवाइड करता है तो बैंक जनरली लाइबल नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे फ्रॉडस्टर्स ये करते हैं कि वो खुद बैंक एम्प्लॉय बनकर प्रेशर डालते हैं कि हम इस बैंक से बोल रहे हैं और ये ओटीपी हमें चाहिए। तो उस केसेस में कोर्ट्स ये देख सकता है, फैक्ट्स देख सकता है और फिर डिसाइड कर सकता है इन द फेवर ऑफ द कस्टमर जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। अब मंजू मैम, आप हमें बताएंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है, इसमें मीडिएशन का क्या रोल है? बिल्कुल मैम, मीडिएशन मतलब मध्यस्थता, कि दो लोगों के बीच में कोई तीसरा जो है व्यक्ति वो इसको समझाइश कराए। वैसे तो हमारे यहाँ पर एक आर्बिट्रेशन एक्ट बना हुआ है, लेकिन मीडिएशन जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर भी एक क्लोज जोड़ा गया है, जिसके तहत ये है कि उपभोक्ता और जिसके भी पास से उसने कोई भी चीज, कोई गुड्स खरीदी है या कोई सर्विसेज दी है, दोनों ये चाहते हैं कि हमारी जो, हम कोर्ट में नहीं जाएं या फिर उपभोक्ता फोरम जो है उसके अंदर नहीं जाएं, लंबा समय नहीं खींचें, इसके लिए हम दोनों बैठकर अपनी समस्या जो है वो खुद ही सुलझा दें। तो वो इसके लिए ये ऑप्शन जो है चूज कर सकते हैं, जिसको हम मध्यस्थता कहते हैं, कि दोनों पार्टीज के बीच में एक तीसरा व्यक्ति मध्यस्थ बनकर अपने केस को सुलझा सकता है। भानु मैम, आप हमें बताएं, अभी जैसे कई शॉपकीपर एमआरपी से ज़्यादा प्राइस वसूल रहे हैं, तो इसके लिए क्या कोई कस्टमर के लीगल राइट्स हैं? जी बिल्कुल। अगर कोई भी, सबसे पहले तो हमें ये एज अ कंज्यूमर ये ध्यान होना चाहिए कि कुछ भी सामान अगर आपको एमआरपी पे मिल रहा है तो उसका मतलब ये है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि सारे तरह के तमाम खर्चे, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, चाहे उसको बनाने की कॉस्ट हो, चाहे उसको जो है इधर से उधर ले जाने की कॉस्ट हो, और यहाँ तक कि जो आइसक्रीम एंड जो कोल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका रेफ्रिजरेशन की जो कॉस्ट है वो भी सब उसी एमआरपी में जुड़ी हुई रहती है। आपको कुछ भी अलग से पैसा नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर कोई शॉपकीपर, और अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि वो शॉपकीपर्स जो हैं वो आपसे ये पैसा मांगते हैं एक प्रोडक्ट पे, जैसे 5 रुपये या 10 रुपये, फॉर एग्जांपल आपने आइसक्रीम खरीदा है तो उस पर मांगते हैं कि रेफ्रिजरेशन चार्जेस हैं। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ऐसा कोई रेफ्रिजरेशन चार्ज आपको अलग से नहीं देना है, बिकॉज एमआरपी में आपके सारे तरह के चार्जेस इंक्लूसिव हैं, उसी में आ गए हैं। जहाँ पर आपने बात की कि अगर ऐसे एमआरपी से ज़्यादा अगर कोई हमसे मांगता है और हमें देना पड़ता है तो उसके लिए क्या रिड्रेसल है, तो देखिए सबसे पहले तो हम इनकार करेंगे कि ऐसा पैसा, एक्स्ट्रा पैसा हम आपको नहीं देंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा पैसा देने के अगर हमें बाध्य किया जाए और ऐसी सिचुएशन बन जाए कि हमें वो एक्स्ट्रा पैसा देना ही पड़ रहा है, तो हम ये कर सकते हैं कि ठीक है, आप उस वक्त तो आपको पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन बाद में आप इसकी लिखित शिकायत उस सेलर को आप भेजें कि आपने हमसे जो ये पैसा चार्ज किया है, अगर आप इसे लौटाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो हम आपके खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंप्लेंट फाइल करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद भी अगर ये चीज़ नहीं हो पाती है तो बिल्कुल आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो है कंप्लेंट फाइल करते हैं। कुछ केसेस हमारे पास, जैसे अभी रीसेंट केस ऐसा एक था कि जहाँ पे एक कस्टमर जो है वो, कंज्यूमर जो है वो रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए अपने फ्रेंड्स के साथ में, उनका 2500 रुपीज़ का बिल हुआ। तो ऐसे उसके साथ में उन्होंने सर्विस चार्ज, रेस्टोरेंट वालों ने 250 जोड़ दिया था, जहाँ पर जो हमारे क्लाइंट थे उन्होंने ये कहा कि हम ये पैसा आपको एक्स्ट्रा 250 क्यों दें, क्योंकि सर्विस चार्ज के नाम पे आप हमें वसूल रहे हो, लेकिन सर्विस चार्ज तो ऑप्शनल है, ये हमारी मर्जी है हम आपको देना दें। वहाँ पर रेस्टोरेंट ने बाध्य किया कि नहीं, ये चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। अब कई जो है रेस्टोरेंट आपके रिलेटिव्स के साथ में एम्बैरसमेंट से बचने के लिए उस वक्त उन्होंने पैसा दे दिया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने एक लिखित कंप्लेंट जो है रेस्टोरेंट को मेल की, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि अगर ये जो एक मैल प्रैक्टिस है, दिस इज़ एक्चुअली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, तो गलत तरीक़ों से ट्रेड करने की जो प्रैक्टिस है उसमें ये चीज़ कवर होती है, और वो पैसा रेस्टोरेंट ने जो है उस वक्त तो नहीं दिया, लेकिन जब हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन में फ़ाइल किया उनका कंप्लेंट, तब जो है कोर्ट ने उनको वो कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट जो उन्होंने लिया था एक्स्ट्रा,
सर्विस चार्ज के नाम पे वो भी दिलवाया, लिटिगेशन कॉस्ट भी दिलवाया, जो मेंटल हरासमेंट, मेंटल एग्नी के लिए जो कॉस्ट होती हैं वो भी दिलवाई, एंड एडिशनल चार्जेस भी दिलवाए। तो कभी भी ऐसी कोई घटना अगर आपके साथ हो जाती है तो डरे नहीं कि हमें केस फाइल नहीं करना है। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कोई केस फाइल नहीं होता है। बेसिकली ये आपको एनेबल करने के लिए चीज़ है कि आप स्वयं कोर्ट में, आप स्वयं कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेन लिखित दे सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी वकील की भी ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं एक कंप्लेन खुद के हाथ से लिखकर दे सकते हैं। उसमें कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको कंप्लेंट है वो प्रोडक्ट जो है उसका आपके पास एक पक्का बिल होना चाहिए, पक्का बिल होना चाहिए, जीएसटी इनवॉइस यानी जिसको हम कहते हैं। दूसरा कि जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की आपने बोला एमआरपी से ज़्यादा पैसा लिया है, तो आपके पास वो प्रोडक्ट की आप फोटो खींच लीजिए, क्लिक कर लीजिए, जहाँ पे उस प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट आपको बिल्कुल साफ साफ शब्दों में दिख रहा है। अगर आपको कंटेंट से जो है कोई दिक्कत है या आपको उससे कोई परेशानी, उसके बारे में कोई ग्रीवेंस है, तो आप उन कंटेंट्स का फोटो खींचिए, सो दैट ये चीज़ हमें बाद में फोरम में देकर एज एन एविडेंस पेश करने में आसानी रहती है। उसके बाद अगर आपने कोई लिखित शिकायत की है तो लिखित शिकायत के बारे में भी जो भी एविडेंस है वो आप सुरक्षित रखिए। तो ऐसे में हम लोगों ने यहाँ पे उनको रिड्रेसल दिलाया, और अब तो काफ़ी लोग जो है इस बारे में जागरूक हो गए हैं। जैसा कि मैम ने बताया, कंज्यूमर के इतने सारे राइट्स हैं, कोई केस सूट नहीं होता, इसके लिए केस फाइल नहीं करना होता है, डायरेक्ट हम कंप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार फ्रॉड होने के बाद भी कंज्यूमर की कंप्लेंट्स इतनी फाइल होती नहीं है। तो मैम आप हमें बताएंगे, जैसे जनरली हमारे समाज में यही सोचते हैं सब कि कौन कोर्ट के चक्कर काटेगा, पैसे भी खर्च होंगे, टाइम भी वेस्ट होगा, तो मैम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई रेमेडी है? बिल्कुल सही कहा मैम, ये हमारे समाज का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसे कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़े। तो मैं अभी जैसा आपने देखा, भानु मैम ने बताया ही था कि उपभोक्ता को अगर कोई शिकायत है तो इसके लिए कोई केस फाइल नहीं होता है। इसके लिए आप उपभोक्ता फोरम में एक सिंपल एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो दूसरी चीज रही कि भाई हमें चक्कर काटने पड़ेंगे वहां पर, तो इसके लिए एक ई पोर्टल भी है जिसे ई जागृति के नाम से जाना जाता है। तो ई जागृति पे जाकर कोई भी व्यक्ति जिसके पास में सारे डॉक्यूमेंट है, उन डॉक्यूमेंट को अपलोड करे और ई जागृति के माध्यम से वो ऑनलाइन कंप्लेन भी दर्ज कर सकता है। इसी के साथ में टोल फ्री नंबर है 1800114000। इस टोल फ्री नंबर पर भी वो चाहे तो अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकता है। साथ ही इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है 1915, उस पर भी उपभोक्ता अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकता है। कोर्ट में अगर कोई उपभोक्ता एप्लीकेशन दे रहा है तो 5 लाख तक के मामले में कोर्ट की कोई फीस नहीं लगती है, और बिना फीस के अपनी उस एप्लीकेशन के माध्यम से उसको कोई भी जो भी उसका रिलीफ है वो रिलीफ उसको मिल सकती है। अब मैं सर से जानना चाहूँगी, जैसे कई बार बैंक अननेसेसरी चार्जेस डिडक्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए कंज्यूमर क्या कर सकते हैं? तो उस केस में सबसे पहले आप एक रिटन कंप्लेंट बनाइए और उसे बैंक मैनेजर को प्रोवाइड कीजिए। अगर 30 दिन में ये कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती तो आरबीआई ने एक स्कीम निकाली है 2021 में, जो कि आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है। उसके अंतर्गत अगर कोई भी कस्टमर किसी कंप्लेंट लेकर अपनी ओम्बड्समैन के पास जा सकता है, और वो जो कि बिल्कुल फ्री है रिड्रेसल के लिए। और ये एक्टिविटी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अनफेयर ट्रेड एक्टिविटी होती है, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट भी रेज किया जा सकता है और केस भी फाइल किया जा सकता है। जनरली ये कंप्लेंट 30 दिन के अंदर अंदर बैंक खुद रिजॉल्व कर देती है, लेकिन नहीं होने पर ये स्कीम का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं भानु मैम से जानना चाहूँगी, जैसे हमने मार्केट से कुछ भी वस्तु खरीदी और सेलर ने अगर हमें उसका कच्चा बिल दे दिया है, उसका पक्का बिल नहीं दिया है, तो हम कहाँ कंप्लेन करेंगे? मैं सभी को ये बताना चाहूँगी कि पक्का बिल प्राप्त करना आपका अधिकार है। ये एक जनरल प्रैक्टिस है कि जो दुकानदार होते हैं वो अपना पैसा बचाने के लिए, यानी कि जो टैक्स है, जो जीएसटी एक्ट में किसी भी प्रोडक्ट पे जब आप कोई पक्का बिल लेते हैं तो उसका टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो ये अपना टैक्स बचाने के लिए आपको
कच्चा बिल थमा देते हैं, पक्का बिल नहीं देते, तो ये ना सिर्फ एक डेफिशिएंसी है आपकी तरफ, कस्टमर की तरफ या कंज्यूमर की तरफ, बल्कि ये सरकार की तरफ भी एक तरह का क्राइम है, क्योंकि आप बेसिकली जीएसटी चोरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्राहक का अधिकार है कि वो पक्का बिल प्राप्त करे। अगर सेलर ऐसा करता है कि कच्चा बिल देता है, तो वो प्रैक्टिस में डेफिशिएंट है, अपनी सर्विसेज में डेफिशिएंट है। दूसरी चीज़ कि वो मैल प्रैक्टिस ट्रेड कर रहा है, ट्रेड में मैल प्रैक्टिसेस कर रहा है। तो इसका रिड्रेसल ये है कि जब आपके पास अगर कच्चा बिल आए, तो आप दुकानदार से जाकर कहें कि उसका पक्का बिल आपको दे, आप जो है पक्का बिल लेकर आएँ। अगर दुकानदार मना करता है तो लिखित में उसकी शिकायत जो है कंज्यूमर फोरम में दे सकते हैं। हमारे पास मैम एक ऐसा केस था जहां पर एक व्यक्ति ने दुकानदार से फ्रिज खरीदा किसी शॉप में जाकर, दुकानदार ने उसे सिर्फ कच्चा बिल दिया, पक्का बिल नहीं दिया। 2 महीने बाद वो फ्रिज खराब हो गया, उसमें कोई इश्यू आ गया। अब जब उसने सर्विस सेंटर पे कांटेक्ट किया, तो सर्विस सेंटर वालों ने उसे ये कहा कि आप हमें जीएसटी इनवॉइस दे दीजिए ताकि हम आपकी सर्विस के लिए आ जाएं। क्योंकि उसके पास कच्चा बिल था और पक्का बिल था ही नहीं, इसलिए जो सामने जो कस्टमर सर्विस थी, सर्विस सेंटर था, उन्होंने इनकार कर दिया। अब यहाँ पर हमने उस कंज्यूमर को ये सलाह दी कि आप जाकर सेलर से पक्का बिल की मांग करें। जब पक्का बिल उन्होंने नहीं दिया, तब हमने ये सुझाव दिया कंज्यूमर को कि आप अपना कच्चा बिल अपने साथ रखें। दूसरी चीज़ है कि आपने पेमेंट यूपीआई या बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू की है, तो उसका ट्रांजैक्शन नंबर आप अपने साथ रखें, ताकि ये प्रूफ होता है कि आपने सेलर को इतने पैसों का ट्रांजैक्शन किया है। इसके अलावा कोई भी व्हाट्सएप चैट्स या मैसेजेस के थ्रू अगर आपकी कोई कॉन्वर्जेशन हुई है, उसको आप प्रिजर्व करके रखें। जहां सामान डिलीवरी से आया है, अगर किसी भी तरह की कोई डिलीवरी आपके घर तक हुई है उस सामान को लेकर, उसकी कोई ट्रांजैक्शन आईडी है, उसकी कोई रिसीट है, तो वो अपने साथ रखें। उस प्रोडक्ट का वारंटी कार्ड अपने साथ रखें। और बहुत ही जब एक्सट्रीम अगर कोई केस है, तो उसमें हम ये सलाह भी देते हैं कि उस शॉप पर्टिकुलर की उस दिन की सीसीटीवी फुटेज हम देख सकते हैं कि वो कंज्यूमर ने उस चीज़ को खरीदा है या नहीं। तो जब हमने इस तरह की कार्रवाई की, तो कोर्ट जो हमारा ट्रिब्यूनल है, उन्होंने ग्राहक के हित में फैसला दिया और उन्होंने जो पैसा जो रिफंड दिया सारा फ्रिज का, उसके बाद में जो भी मेंटल एग्नी हुई उसका कॉम्पनसेशन और लिटिगेशन कॉस्ट, ये सारा जो है कंज्यूमर को दिया। मैम, आजकल जैसे हम देखते हैं टीवी और सोशल मीडिया पर काफ़ी एड्स आते हैं, तो उसमें किसी प्रोडक्ट्स को लेके अगर आता है, आजकल कस्टमर को बताया जाता है कि आईएसआई मार्क वाला ही आप प्रोडक्ट खरीदें, वो सेफ रहते हैं। ये एड देख के अगर किसी पर्सन ने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उससे उसको नुकसान हुआ, तो इस केस में क्या वो कंपनी या फिर सेलर किसकी लायबिलिटी रहेगी? आज मीडिया, सोशल मीडिया कहें या हम कहें कि मार्केटिंग के थ्रू लोगों को इस तरीके से अट्रैक्ट किया जाता है कि वो कोई भी पर्सन जो है वो उसकी मार्केटिंग का ये फंडा रहता है कि इस प्रोडक्ट को हमें किस तरीके से सेल करना है। अब हमें ये कहा जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीद रहे हैं तो आईएसआई मार्क वाला ही खरीदें, ठीक है। अगर हमने उसको खरीद लिया, खरीदने के बाद में अगर उसमें कोई डिफिशियंसी आई, तो उसके लिए किसकी लायबिलिटी होगी? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर एक लायबिलिटी क्लोज भी ऐड किया गया है कि जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उस चीज को, उसकी लायबिलिटी तो होगी, इसके साथ में जो सेलर है उसकी भी लायबिलिटी रहेगी। इन केस अगर मैं बात करूं आपसे, तो हम अगर मान लीजिए प्रेशर कुकर लेकर आए, प्रेशर कुकर को आपने 1-2 दिन 4 दिन यूज किया और वो जो है उसमें कोई ऐसी डिफेक्टिव प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है। अब यहाँ पर अगर जो उस समय वहां पर काम कर रही थी, जो भी लेडी थी या जो भी वहां पर किचन में था, और उसको कोई इंजरी होती है या साथ में प्रॉपर्टी को इंजरी होती है, तो दोनों के लिए ही मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और सेलर दोनों की लायबिलिटी रहेगी। इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सेक्शन 84, 85 और 86 दिए हैं, जिसके अंदर सेलर, सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर तीनों की लायबिलिटीज जो है उसके अंदर रहेगी।
तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा हो जाता है कि हमने बिल्कुल सही चीज खरीदी है और सही चीज खरीदने के बाद भी अगर ऐसा हुआ है कि उस चीज से हम कोई डिफिशियंसी की वजह से किसी को नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान के लिए आप उपभोक्ता फोरम में अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब निशित सर बताएंगे हमें, सर ये केवाईसी क्या है और ये कंज्यूमर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? केवाईसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बैंकिंग के टर्म्स में। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। केवाईसी इसलिए यूज होता है कि ये बैंकिंग फ्रॉड और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए यूज होता है। तो आरबीआई गवर्न करती है कि बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि केवाईसी और कस्टमर वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवाईसी ना होने पर बैंक आपका अकाउंट फ्रोज कर सकती है या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन रुकवा सकती है। तो इसीलिए बैंकिंग टर्म्स में केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मंजू मैम, आप बताएंगे वारंटी जो होती है, तो हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं हमें वारंटी कार्ड भी मिल जाता है, हमें सेलर ये कह के बोलते हैं कि इस पे 1 साल की वारंटी है, 2 साल की वारंटी है, अगर उससे पहले अगर वो ख़राब हो जाता है तो उस केस में क्या करेंगे? वैसे तो अगर उसके वारंटी कार्ड है आपके पास में और वो वारंटी पीरियड में है, तो यहाँ पर आप अपनी जो भी ग्रीवियंस है उसके थ्रू आप फोरम में जाकर और अपनी ग्रीवियंस को फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हुआ है कि वारंटी में है आपकी और फिर भी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको सर्विस नहीं दे रहा है या कुछ उसकी कह सकते हो कि उसकी सर्विसेज में कहीं कमी आ रही है, तो सबसे पहले आप उस वारंटी टर्म को पढ़िए। जैसे कितनी बार होता है कि आपने कोई चीज लेकर आए, उसके अंदर ये हो गया, जैसे मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदी, कुछ समय बाद में उस गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम होने लगी। अब जब आप उसको सर्विस के लिए लेकर गए वहां पर, तो सर्विस सेंटर में ये कहा गया कि भाई इसके अंदर पर्टिकुलरली ये पार्ट जो है वो खराब हो गया है, अब यहाँ पर पार्ट का आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ वारंटी टर्म्स होती है, उन टर्म्स को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या इसके अंदर सर्विस पार्ट्स और लेबर फीस दोनों इंक्लूड है या फिर पार्ट जो है वो एक्सक्लूड है। तो ये वारंटी टर्म के थ्रू आपको पता चलेंगे। कई बार ऐसा होता है जैसे कस्टमर फॉल्स कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, तो इस कंडीशन में मैम क्या करेंगे? बानू बताएंगे। मैम, अगर कंज्यूमर गलत या फॉल्टी, वेक्सेशियस या फ्रिवलेस केसेस फाइल करता है तो उस पर कोर्ट का बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन है, कंज्यूमर कोर्ट्स का। कंज्यूमर कोर्ट सबसे पहले तो उसकी ऐसी कोई भी जो कंप्लेंट होती है उसको डिसमिस कर देती है। दूसरी चीज़ है कि वो उन पर मॉनेटरी कॉस्ट लगाती है कि आपने हमें कोर्ट को जो है भ्रमित करने की कोशिश की है, इसलिए मॉनेटरी कॉस्ट लगाई जाएगी। और तीसरा है कि ये वार्निंग देकर छोड़ती है कि अगर भविष्य में आपके खिलाफ ऐसी कोई कंप्लेंट आई या आपने फॉल्स, वेक्सेशियस या फ्रिवलेस केसेस किए तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में कंज्यूमर भी जो है वो अवेयर रहते हैं। आजकल हम बैंक में लॉकर में कुछ भी अपनी प्रीशियस थिंग्स रख देते हैं, बैंक को हम सबसे सेफ मानते हैं, और अगर बैंक के लॉकर से ही कोई सामान चोरी हो जाए तो इसके लिए क्या रेमेडी है, सर बताएं हमें। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है, जो कि कैनरा बैंक वर्सेस RECE का केस है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि इस केस में बैंक कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं क्लेम कर सकता। अगर चोरी हो जाए अकाउंट में, लॉकर में, तो फिर कॉम्पनसेशन देना पड़ सकता है। आरबीआई के सर्कुलर्स और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कॉम्पनसेशन इतना मिल सकता है कि जो भी बैंक के लॉकर की फ़ीस होगी उसका 100 टाइम्स कस्टमर क्लेम कर सकता है। पर आरबीआई ने ये भी कहा है कि बैंक को प्रॉपर सिक्योरिटी और मैनेजमेंट अलाइन टू लॉकर होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। आज के डिस्कशन से ये स्पष्ट हुआ कि कंज्यूमर राइट्स केवल लॉ के फील्ड में ही नहीं, ये सोशल अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एक जागरूक उपभोक्ता ही एक सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकता है, इसलिए हमें अपने अधिकारों के साथ साथ हमें कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। आज के हमारे सभी पैनलिस्ट डॉक्टर मंजू कुमावत मैम, डॉक्टर भानुप्रिया मैम, निशित सर, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। और इसी के साथ हम आज के इस पैनल डिस्कशन का समापन करते हैं। थैंक यू।